Hello बच्चों, let's read this question. The question says, describe the process of oogenesis in a human female from early embryonic life till adult reproductive life. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है प्रोसेस ऑफ oogenesis जो एक ह्यूमन फीमेल में होता है फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो एम्ब्रियो से अडल्ट तक का पूरा हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है वो है oogenesis। oogenesis क्या होता है? यह होता है फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट। तो फीमेल गैमीट का जो भी डेवलपमेंट होता है ये एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है और ये मेनोपॉज तक चलता है। तो इसे हम ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत लंबा है तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे जो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो भी इवेंट्स होती हैं उनका, और एक प्यूबर्टी और पोस्ट प्यूबर्टी यानी कि अडल्टहुड के बाद जो भी इवेंट्स होती हैं उनका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज शुरू होती है 4th वीक ऑफ फीटल डेवलपमेंट। जो अर्ली एम्ब्रियो हमारा बनता है उसके 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में ओवरीज बननी शुरू हो जाती हैं। तो जब ओवरीज डेवलप हो रही होती हैं तो उनमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये जो पीजीसीज होती हैं, ये सेल्स होती हैं, ये ओवरीज के अंदर घुसती हैं और जब तक ओवरी डेवलप नहीं हो जाती तब तक उनमें रहती है और उसके बाद ये डिफरेंशिएट होती हैं ओगोनिया में। ये ओगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करते रहते हैं। इनमें माइटोसिस होता है और ये ओगोनिया मल्टीप्लाई करते रहते हैं माइटोटिकली। जब डेवलपमेंट का 7th मंथ होता है, फीटल डेवलपमेंट का 7th मंथ होता है, तब रेटिनोइक एसिड की प्रेजेंस ओवरी के आसपास या ओवरी के अंदर देखी जाती है। ये रेटिनोइक एसिड मियोसिस इंड्यूस करता है इन ओगोनिया में। तो ये रेटिनोइक एसिड के प्रेजेंस में मियोसिस अंडरगो करना शुरू होती हैं और ये प्राइमरी oocyte बनाती हैं। इसकी प्राइमरी oocyte की एक खासियत है कि ये मियोसिस कंप्लीट नहीं करता कभी, ये अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन फेज में। हमने अगर मियोसिस पढ़ा है तो हमें ये पता है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो स्टेजेस होते हैं। मियोसिस के दो स्टेजेस में होता है मियोसिस, और मियोसिस के जो प्रोफेज रहता है, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज रहता है, ये 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, जो होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये डिप्लोटीन स्टेज जो मियोसिस 1 की होती है उसमें अरेस्ट हो जाता है। ये इसकी खासियत होती है प्राइमरी oocyte की। और ये प्राइमरी oocyte ऑफ कोर्स ग्रैन्युलोसा सेल्स, जो ओवरी के अंदर जो सेल्स रहती हैं उन्हें हम ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं। तो ये प्राइमरी oocyte और ग्रैन्युलोसा सेल्स ये मिलकर बनाते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। और ये बहुत सारे फॉलिकल्स ओवरी में रहते हैं। और एट द टाइम ऑफ बर्थ इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की काउंट लगभग 1 to 2 मिलियन होती है। और चाइल्डहुड में आफ्टर बर्थ, दिस इज एट द टाइम ऑफ बर्थ, ओवरी के अंदर 1 से 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रहते हैं और उसके बाद चाइल्डहुड में कोई डेवलपमेंट नहीं होता, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। सिर्फ एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रीसिया। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये
डीजेनरेशन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है। तो जब प्यूबर्टी पर कोई फीमेल पहुंचती है तो उसके अंदर जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होंगे वो 300K या 300,000 से 400,000, या हिंदी में बोले तो 3 लाख से 4 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्यूबर्टी तक पहुंचने में बचते हैं। बाकी सारे जो होते हैं वो सारे डीजेनरेट कर जाते हैं। तो ये फॉलिकुलर एट्रीशिया जो है ये बेसिकली डीजेनरेशन है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का। तो चाइल्डहुड में कुछ नहीं होता है, फिर प्यूबर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स शुरू होते हैं और फीमेल गैमीट का जो डेवलपमेंट होता है, जो गैमेटोजेनेसिस होता है, वो शुरू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें नोट करने योग्य चीजें हैं वो है कि प्यूबर्टी में दो हॉर्मोन्स, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर एफएसएच, और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच। ये दोनों पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी मास्टर ग्लैंड है हार्मोनल, वहां से रिलीज होते हैं। और एफएसएच और एलएच का बेसिक जो इफेक्ट है वो देख लिया जाए तो ये हमें समझना इजी होता है कि ये क्या करते हैं oogenesis में, और भी जो प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं उस टाइम। एफएसएच का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है रैपिड प्रोलिफरेशन। तो जब एफएसएच एक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन करवाता है सेल्स का। हम देखेंगे यहाँ पे कि एफएसएच जो है वो कैसे इफेक्ट करता है। और एलएच का जो मेजर फंक्शन रहता है वो होता है मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो सेल्स का जो फंक्शन है या फिर जो उनका आइडेंटिटी है वो जो चेंज करता है वो होता है एलएच। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखें तो हम प्राइमरी oocyte और प्राइमोर्डियल फॉलिकल में कब और कहाँ चेंजेस होते हैं ये समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट स्टेज मेंशन्ड है जो ए है, ये एक्चुअली प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। यहाँ से शुरू होता है डेवलपमेंट और बिल्कुल ऐसे ही चलता है अलोंग द पेरिफेरी ऑफ ओवरी। जब प्राइमोर्डियल फॉलिकल एफएसएच के इन्फ्लुएंस में होता है तो ग्रैन्युलोसा सेल्स डिवाइड करते हैं और बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। उसमें चेंजेस कुछ नहीं होते, oocyte में कोई चेंज नहीं होगा, वो प्राइमरी oocyte ही रहेगा। बस ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे और वो काफी सारी लेयर्स बना लेंगे। तो ये होगा हमारा प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद अगेन एफएसएच का ही कंटिन्यूड इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे जो स्टेज 3 और 4 है, जिसे बी लेबल किया गया है, ये एक्चुअली सेकेंडरी फॉलिकल है। तो अगेन यहाँ पे भी कुछ नहीं होता है, यहाँ पे भी सिर्फ प्राइमरी oocyte रहता है। बस ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते करते लेयर्स इनकी बढ़ती जाती हैं। एक और स्टेज आती है जहाँ पे सेल्स का थोड़ा सा रीअरेंजमेंट शुरू हो जाता है और एक फ्लूइड फील्ड कैविटी यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एंट्रम। और ये जो स्टेज है, फिफ्थ स्टेज, इसे सेकेंडरी फॉलिकल के क्लासिफिकेशन में ही लिखा जाता है, बट स्पेसिफिकली हम इसे कहते हैं एंट्रल फॉलिकल। ये एंट्रल फॉलिकल अगेन एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ही रहता है और ये बनाता है ग्राफियन फॉलिकल
ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जैसा मैंने कहा कि ये एंट्रम कहलाती है, और ये जो सी स्टेज है यहाँ पे, या फिर जो सिक्स्थ स्टेज है, ये होता है ग्राफियन फॉलिकल। जो मेन अब ओ साइट में चेंजेस होंगे वो इस ग्राफियन फॉलिकल में होंगे। तो जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो अलग अलग सोर्सेज में एलएच प्रोड्यूस होना शुरू होता है। और यहाँ पे एक, अगर आपको हार्मोन चार्ट याद होगा, तो एलएच सर्ज एक इवेंट होता है जिसमें सडनली बहुत ज़्यादा एलएच रिलीज होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें कि एलएच मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन करवाता है, यानी कि सेल की आइडेंटिटी बदलता है, तो प्राइमरी ओ साइट उस हिसाब से चेंज होनी चाहिए। और ये होती भी है, इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, जो अरेस्ट हो गया था। ये मियोसिस 1 रिज्यूम होता है और कंप्लीट होता है, और ये बनता है सेकेंडरी ओवोसाइट और पोलार बॉडी। ये दो ऐसे अनइक्वल सेल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, और पोलार बॉडी के पास साइटोप्लाज्मिक मटेरियल नहीं रहता है। मेजर जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है प्राइमरी ओसाइट को, सेकेंडरी ओसाइट में ही रिटेन्ड रहता है। इस सेकेंडरी ओसाइट अगेन एक और खासियत रहती है इस चीज़ की, कि ये पूरा मियोसिस अंडरगो नहीं करता, कि मियोसिस 1 हो गया तो अब ये मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होता, ये अरेस्ट हो जाता है फिर से मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 की कौन सी स्टेज में? तो मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में ये अरेस्ट हो जाएगा, और ये मियोसिस 2 तभी रिज्यूम होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। ये जो यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो रिलीज हुआ, ये एक्चुअली ओवम कहलाएगा, या अनफर्टिलाइज्ड एग को ओवम कहते हैं। और ये ओवम में सेकेंडरी oocyte प्लस जो ग्रैन्युलोसा सेल्स आसपास की हैं, और भी सेल्स रहती हैं, थीका सेल्स रहती हैं, जोना पेलोसिडा रहती हैं यहाँ पे। तो ये सारी सेल्स बना के मिलकर बनाती हैं ओवम, और ये रिलीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और ये जो अगेन ये जो स्टेज ई दिखाई गई है, ये ओव्यूलेशन के लिए ही लिखी है। तो यहाँ से ये जब oocyte जाती है, ये ओवम जाता है, सॉरी, ये ओवम जब जाता है, इसमें दो केस, ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है बाय द वे। ये इसमें दो इवेंट्स हो सकते हैं, या तो ये फर्टिलाइज हो सकता है। तो अगर फर्टिलाइज होगा तो ये फिर एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो मतलब ये जब स्पर्म से इंटरेक्ट करता है, तभी इसका मियोसिस 2 भी कंप्लीट होता है, और तभी फिर जो स्पर्म के अंदर डीएनए होता है, और जो यहाँ पे ओवम के अंदर जो सेकेंडरी oocyte के अंदर जो डीएनए होता है, ये दोनों मिलते हैं और फिर एम्ब्रियो बनाते हैं। एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो होता है ये। बट अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये सीधा सीधा बस डीजेनरेट कर जाता है, और ये डीजेनरेट होके फिर जो मेंसेस रहती हैं उसके फॉर्म में बाहर आता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड और ये जो ओवम, डीजेनरेटेड ओवम, ये सब मेंसेस के थ्रू बाहर आते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस ओवोजेनेसिस का रहता है। इसमें हम छोटा सा एक रिकैप देख लेते हैं। यहाँ पे हमको पूछा गया था कि ओवोजेनेसिस की प्रोसेस अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेकर अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, तो इसको हमने दो स्टेजेस में पढ़ा।
एक तो अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है, तो 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ओवरीज में एंटर करती हैं, वो डिफ्रेंशिएट करती हैं ओगोनिया में, ये माइटोटिकली डिवाइड करता है, और उसके बाद रेटिनोइक एसिड के प्रेजेंस में, ये 7th मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट में रेटिनोइक एसिड के प्रेजेंस में ये ओगोनिया मियोसिस अंडरगो करते हैं। डिप्लोटीन फेज ऑफ मियोसिस 1 में प्राइमरी oocyte अरेस्टेड रहता है, तो ये मियोसिस शुरू तो होता है बट खत्म नहीं होता है, प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। इसके सराउंडिंग जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये टोटल जो यूनिट है ये बनाती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। और बर्थ के समय 1 से 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ही रहते हैं। ये बर्थ के बाद जो चाइल्डहुड है उसमें फॉलिकुलर एट्रीशिया होता रहता है, तो लगभग 3 से 4 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बस बचते हैं जो प्यूबर्टी में जाते हैं। प्यूबर्टी में एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। एफएसएच का मेन जो इफेक्ट देखा जाता है वो है प्रोलिफरेशन का, एलएच का जो मेन काम है वो देखा जाता है मैचुरेशन ऑफ सेल्स या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। तो एफएसएच जो है वो ग्रैन्युलोसा सेल्स जो फॉलिकल में रहती हैं इस पे एक्ट करता है और प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, ये यहाँ पे लेयर्स बनती जाती हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, अगेन लेयर्स बढ़ती ही जाती हैं, 3rd और 4th स्टेज में आप देख रहे हैं। इसके बाद या ये यहाँ पे रुक जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल बस साइज बढ़ते जाता है, बीच में एक एंट्रल फॉलिकल भी आता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है। यहाँ पे ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लगती है, सेल्स रीअरेंज होने लगते हैं और ये एंट्रम बनता है यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल में। ये जो फॉलिकल जिसमें एंट्रम बनना शुरू होता है इसे हम एंट्रल फॉलिकल कहते हैं, टेक्निकली ये सेकेंडरी फॉलिकल ही होता है। और यही एंट्रल फॉलिकल जब पूरे एंट्रम बन जाती है तब ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। ये ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाता है तब एलएच सर्ज होता है, एलएच बहुत मात्रा में बॉडी में बढ़ता है और ये जो प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte था ये सेकेंडरी oocyte में बदलता है, इसके मियोसिस 1 कंप्लीट होती है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बनाता है, ये ये एक पोलर बॉडी के साथ भी बनता है, तो बट पोलर बॉडी इसलिए बनती है क्योंकि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है और पोलर बॉडी फिर बाद में डिजेनरेट कर जाती है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है इतना, एक्सेप्ट कि बस ये सेकेंडरी oocyte, बस एक ही oocyte रिलीज हो उसके। सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड होता है मेटाफेज 2 में, और ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड oocyte और कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स, कुछ थीका सेल्स, जोना पेलोसिडा सेल्स, ये सब साथ में मिलकर बनाती है ओवम। और जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से तो बोलते हैं उसको ओव्यूलेशन। ओवम अगर फर्टिलाइज होता है तो उसको फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ तो वो एम्ब्रियो बनाता है और वो यूटरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है जिससे फीटस बनना शुरू होता है। और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये डिजेनरेट होके मेंसेस के थ्रू बाहर आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।